Hello everyone. Again, I welcome you all to the best platform for the preparation of TGT Commission. That is Nikita Soni classes, and I welcome you all again to the next revision series of chemistry. देखिए बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे थे कि मैम हमें मिक्स्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएं, मैम हमें ये टर्म्स बताएं, मैम हमें ये नहीं आता। आई वेरी वेल नो कि जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको केमिस्ट्री में नॉर्मली प्रॉब्लम रहती है। आई अंडरस्टैंड दिस, और इसलिए इसी प्रॉब्लम को टैकल करते हुए आई वाज प्लानिंग कि मैं आपको 5 डेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिर से रिपीट करवाऊं, ताकि आपको 5 डेज के अंदर एक कंसाइज फॉर्म में सिलेबस ओरिएंटेड मिल जाए और आप वहाँ से रिवीजन कर सकें। और दूसरी बात, आपने हमारी मॉक टेस्ट सीरीज को बहुत 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 सारा प्यार दिया है, उसके लिए वेरी 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 थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एंड आई होप सो कि आप फ्यूचर में भी हमें ऐसे ही कोऑपरेट करते रहेंगे। आपके कोऑपरेशन की वजह से ही हमें ये मोटिवेशन मिलती है, हम ये सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आई अगेन थैंक यू ऑल फॉर योर कोऑपरेशन। चलिए आज शुरू करते हैं, फिर रिवीजन सीरीज शुरू करते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ आज मैं जो सेक्शन ले रही हूँ बेसिकली वो मैं इनऑर्गेनिक का सेक्शन ले रही हूँ। वहाँ पे मिक्स्ड एमसीक्यूज हैं जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, और इसी तरह से हम आगे फिजिकल के भी और इनऑर्गेनिक के भी लेंगे, और बहुत ही जल्द हम लाइव भी आने वाले हैं, आइदर फ्रॉम टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो। तो उसके बाद आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी, सो डोंट वरी, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। माई ऑल विशेज आर विद यू। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और आप जो ये पीडीएफ है इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आपकी कोऑपरेशन और आपका मोटिवेशन हमें बहुत हेल्प करता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? विच ट्रांजिशन मेटल आयन शो मैक्सिमम CFSE इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड? कौन सी ट्रांजिशन मेटल आयन है जो मैक्सिमम CFSE को शो करेगा वीक फील्ड के अंदर? देखिए CFSE का मतलब क्या होता है बेटा? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना? और CFSE दैट मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और हमें पता है कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी ऑर्बिटल, उसमें से जो 3 हैं वो T2G लेवल बनाते हैं। जो कौन कौन से होते हैं? DXY, DYZ एंड DZX, ये तो बनाते हैं T2G ऑर्बिटल। और जो हमारे पास बाकी के 2 बचते हैं बेटा, वो क्या बनाते हैं? EG बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं DX स्क्वायर, Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। जो T2G ऑर्बिटल है उसकी जो एनर्जी है वो लोअर डाउन होती है बाय -0.4, है ना? और Ag की जो ऑर्बिटल एनर्जी है वो रेज हो जाती है बाय 0.6 से। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला हुआ है कि अगर हमारे पास वीक फील्ड है, आपको ये याद रखना है कि जब भी हमारे पास वीक फील्ड के लिगेंड होते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं बेटा? हाई स्पिन होते हैं। वीक फील्ड के लिगेंड हमेशा हाई स्पिन होते हैं, तो मतलब वो पेयरिंग बहुत कम करते हैं। मतलब वीक फील्ड के अंदर हमेशा हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिलते हैं। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है उसके अंदर मैक्सिमम पेयरिंग होती है। तो यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं बेटा D3 दैट मीन्स इस तरह से 3 जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो T2G के अंदर फिल हो जाएंगे। और एक बार अगर हम इनकी एनर्जी देखें 3 into 0.4 दैट मीन्स व्हाट इट विल बी? दैट इज -1.2। इसकी एनर्जी 1.2 आएगी D3 की। नेक्स्ट D5 की चेक कर लेते हैं बेटा। D5 में मतलब यहाँ पे हमारे पास T2G के अंदर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 की एनर्जी तो -0.4 है, प्लस बाकी के 2 की एनर्जी कितनी है बेटा? 0.6। ये आ गया -1.2 प्लस 6 2 12 दैट मीन्स 1.2। तो इसकी एनर्जी तो क्या बन गई बेटा? 0। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एनर्जी मुझे तो ऐसा हाई स्पिन D4 की भी कमी आएगी, D6 अगेन D6 की भी कमी आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट विल बी ए। ठीक है, तो D3 है वो मैक्सिमम CFSE को शो करेगा इन द ऑक्टाहेड्रल फील्ड अगर हमारे पास वीक फील्ड है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड होता बेटा तो यहाँ पे पहले से ही पेयरिंग स्टार्ट हो जाती। हाँ जी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा D3। जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे रखती है? T2G ऑर्बिटल के अंदर रखती है। मतलब जो मैक्सिमम CFSE आती है -1.2 डेल्टा नोट की अंडर द वीक फील्ड कंडीशंस। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है। NiCN4 2 नेगेटिव जो होता है वो डायमैग्नेटिक होता है, और जो Cn नेगेटिव होता है वो D8, इसका रीजन जो दिया है कि जो Cn नेगेटिव है वो D8 कॉम्प्लेक्स को DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर स्प्लिट कर देता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले दिया, देखिए डायमैग्नेटिक कौन से कंपाउंड्स होते हैं बेटा? जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, मतलब इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं।
और ये क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, अब जो CN नेगेटिव है, अगर आप एक बार स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ोगे, सॉरी इस सीरीज को आप पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि हमारे पास जो CN नेगेटिव है वो क्या होता है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, पेयरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, पेयरिंग। तो अगर पेयरिंग हो जाएगी तो इसका मतलब डायरेक्ट मीनिंग ये है कि वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे ही नहीं, तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। दैट मींस assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। और इसकी वजह से हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। आपको पता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आप देखेंगे CN4 एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे दो ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, या तो sp3 या फिर DsP2। लेकिन CN नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से क्या कर देता है बेटा, पेयरिंग कर देता है, और इस पेयरिंग की वजह से वो क्या जाते हैं, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर वो चले जाते हैं। एक सिंपल सी बात अगर आपको याद रखनी है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है तो वो दो हाइब्रिडाइजेशन को शो कर सकता है, या तो वो DsP2 को शो करेगा या फिर वो sp3 को शो करेगा। DsP2 को शो कब करेगा बेटा, अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो क्या कर देते हैं, पेयरिंग कर देते हैं। सॉरी, स्ट्रॉन्ग फील्ड जो होते हैं वो हमारे पास यस पेयरिंग कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड के जो लिगेंड होते हैं वो क्या कर देते हैं बेटा, पेयरिंग। लेकिन जो sp3 कौन शो करेंगे बेटा, जो वीक फील्ड है। ठीक है, वीक फील्ड वाले जो लिगेंड होते हैं वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन को शो करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करेंगे। और इसकी वजह से हमें क्या होगा, मैक्सिमम अनपेयरिंग भी देखने को मिलेगी। और अगर अनपेयरिंग होगी तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। जिसके पास अनपेयरिंग होती है वो कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होंगे, और जिनके पास पेयरिंग हो जाएगी मतलब वो क्या हो जाएंगे बेटा, डायमैग्नेटिक। तो सिंपल सा फ्लो चार्ट आपको याद रखना है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल दो कॉम्प्लेक्स, दो टाइप की हाइब्रिडेशन शो कर सकता है, DsP2 एंड sp3। DsP2 मतलब कब शो करेगा, अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड होगा, और sp3 कब शो करेगा, अगर कोई वीक फील्ड का लिगेंड होगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो वहां पे पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होगी तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। लेकिन अगर हमारे पास कोई वीक फील्ड है तो उस केस में पेयरिंग जो है वो मैक्सिमम अनपेयरिंग प्रेजेंट होगी, और कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो आई थिंक इसका बोथ assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स करेक्टली द assertion. Yes, answer is A. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इन द एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम इज वेरी नेसेसरी, एसिडिक मीडियम बहुत बहुत नेसेसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ कैसे होगी, देखिए ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ डायरेक्टली मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है बेटा। जितनी ज्यादा किसी कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली शो करता है तो वो उतनी ही ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ को भी शो करेगा, उसके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। अगर हम MnO4 नेगेटिव देखें तो MnO4 नेगेटिव में अगर हम Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट में ढालते हैं तो Mn को मैंने x मान लिया और ऑक्सीजन को 2 मान लिया, तो x + 4 × -2 दैट विल बी इक्वल टू -1। तो x 4 2 ज़ा 8 एंड प्लस माइनस माइनस दैट इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -1 + 8, तो x कितना आ गया बेटा, +7। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि MnO4 नेगेटिव तो +7 आ रहा है। उसके बाद Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, क्रोमियम को मैंने x मान लिया, और O के लिए कितना लेते हैं बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x + 7 × -2 दैट इज इक्वल टू -2। तो 2x - 7 2 ज़ा 14 दैट इज इक्वल टू -2। 2x इज इक्वल टू -2, ये जो 14 है इधर माइनस का, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो -2 + 14, तो 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 6। तो यहाँ पे जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6। ओके, और NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, N को हमने मान लिया बेटा x, ऑक्सीजन की फिर से क्या हो गई -2, तो x प्लस ऑक्सीजन 3 है, एक की -2 है दैट इज इक्वल टू -1, x - 6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 6, तो x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे NO3 की कितनी आ गई बेटा, +5। तो आई थिंक तो करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट लग रहा है, क्योंकि MnO4 नेगेटिव में Mn की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7, क्रोमियम की है +6 और नाइट्रोजन की कितनी है, +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी वो कॉम्प्लेक्स उतनी ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर को दिखाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
such type of question has also appeared in the TET exam. Which pair shows highest tendency for forming the metal metal multiple bonds? इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है, कौन सी मेटल ऐसी है, सॉरी जो कि मेटल मेटल मल्टीपल बॉन्ड्स को दिखा सकती है? देखिए, अगर हम एक बार इन मेटल्स को एनालाइज करें तो आपको ये पता लग रहा होगा कि ये सारी जो मेटल्स हैं वो बेटा डी ब्लॉक की मेटल्स हैं। तो डी ब्लॉक तो इसका आंसर नहीं हो सकता कि डी ब्लॉक की वजह से हम इसका आंसर दे पाए, है ना। तो हम अब वन बाय वन देखते हैं। अगर मैं मोलिब्डेनम को देखती हूँ बेटा, तो मोलिब्डेनम की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो क्या होती है, दैट इज आर्गन 3d7 4s2, है ना। हाँ जी, 3d7 4s2। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, दैट इज क्रोमियम। क्रोमियम की क्या होती है बेटा, क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है दैट इज आर्गन 3d4 4s2, है ना। उसके बाद सेम ऐसे टंगस्टन की, और अगर हम आयरन की देखें तो वो क्या आ जाएगी बेटे, दैट इज आर्गन 3d6 4s2, आर्गन की हो जाएगी दैट इज 3d6 4s2। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम इसके बेसिस पे देखें, देखिए जो मोलिब्डेनियम है, अगर हम फर्स्ट मोलिब्डेनियम की बात करते हैं बेटा, इसकी हाईएस्ट टेंडेंसी होती है कि ये बहुत सारे बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब इसकी जो सबसे खास बात है, अगर हम मोलिब्डेनियम की सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी की बात करते हैं तो वो ये है कि इसके पास क्वाड्रपल बॉन्ड्स बनाने की एबिलिटी होती है, ठीक है। अब देखो इन दो ऑप्शन को तो हम नेग्लेक्ट करेंगे, कौन सा, क्रोमियम एंड एफी। अगर हम क्रोमियम और एफी का देखें बेटा, तो क्रोमियम का तो क्या है, साइज बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। जितना ज्यादा साइज जितना ज्यादा लार्जर होगा, ठीक है, जितना लार्जर साइज होगा वहां पे ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग है वो उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो मोलिब्डेनियम है वो तो साइज में बड़ा है, डी सीरीज में ये बाद में आता है, 7th नंबर पे आता है। तो इसका मतलब ये क्या है कि इसमें साइज बड़ा है। क्रोमियम तो इसका क्वेश्चन आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे साइज का इशू रहता है। दूसरी बात क्या है बेटा कि जो अगर हम एफई की बात करते हैं, एफई में क्या है कि ठीक है इसका साइज स्मॉलर है, वन ऑफ द रीजन, लेकिन इसके पास जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो बेटा क्या होते हैं, 3d6 के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3। यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज 4। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो Fe है वो भी किसी वजह से नेग्लेक्टेड हो जाता है इसी वजह से। तो हमारे पास एक क्वेश्चन रहता है कि ये टंगस्टन क्या होगा, टंगस्टन का क्या रीजन रहेगा कि वो इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मोलिब्डेनियम के कंपेयर में ये साइज में बड़ा होता है, नो डाउट ये साइज में बड़ा होता है, लेकिन साइज में बड़ा होने के बावजूद इसका आंसर ये नहीं होता है। क्योंकि क्या है बेटा, यहाँ पे टंगस्टन के अंदर डी ऑर्बिटल्स क्या रहते हैं, डिफ्यूज रहते हैं, ठीक है, डिफ्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे साइज बड़ा होने की वजह से भी इनके पास मेटल मेटल मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नहीं रहती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज मोलिब्डेनियम। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी मोलिब्डेनियम। जो एमओ है उसका सुटेबल साइज है और इफेक्टिव डी ऑर्बिटल ओवरलैप है, इसलिए उसके पास क्या होती है, स्टेबल क्वाड्रुपल बॉन्ड की फॉर्मेशंस बन सकती है। आपको ये बात याद रखनी है बेटा कि जो मोलिब्डेनियम है उसके पास क्वाड्रुपल बॉन्ड की फॉर्मेशन की एबिलिटी है जो किसी के पास नहीं होती। आपको ये याद रखना है, टंगस्टन चाहे साइज में बड़ा है लेकिन उसमें ऑर्बिटल्स डिफ्यूज होने की वजह से वहां पे क्वाड्रुपल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। जो टंगस्टन है वो आपके साथ अच्छा बॉन्ड बना लेता है, टंगस्टन Cl के साथ बॉन्ड अच्छा बना लेता है। देखिए क्रोमियम और Fe को इस वजह से नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि उनका तो साइज ही स्मॉलर है। मोलिब्डेनियम और टंगस्टन रहे कैटेगरी के अंदर। अब टंगस्टन साइज में बड़ा होता है मोलिब्डेनियम से, लेकिन स्टिल वो नहीं बनाता क्योंकि उसके पास क्वाड्रुपल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। वो अच्छे बॉन्ड फ्लोरीन क्लोरीन ऐसे एटम्स के साथ बना लेता है, लेकिन खुद के साथ बनाना, डब्ल्यू डब्ल्यू बॉन्ड बनाना, वो इसके पास नहीं है। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, तो एक ही आंसर बचता है, दैट इज मोलिब्डेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो Xc एक्टिव होता है दैट इज लीनियर, और Xc जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हो जाता है। देखिए पहली बात तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स लीनियर हो जाएगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो नहीं हो सकती है, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर हम बेसिक उसमें देखें, अगर हम वैसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन में डालें बेटा, तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ऊपर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, प्लस कोई मोनोवेलेंट एटम वहां पे प्रेजेंट है। मोनोवेलेंट कौन से एटम होते हैं बेटा, जिनके पास सिंगल चार्ज प्रेजेंट होता है, तो कोई मोनोवेलेंट एटम अगर प्रेजेंट है, फिर माइनस हम करते हैं यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है, और ऐड कर देते हैं अगर कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है क्या, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम
फिर उसके बाद कोई मोनोवेलेंट आता है या फिर उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, उसको माइनस कर देते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या है बेटा, ज़ीनॉन, और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये तो नोबल गैस है, इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 8। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज 1/2 8 मोनोवेलेंट एटम। आप यहाँ पे देखेंगे कि दो फ्लोरीन प्रेजेंट है, और दोनों ही फ्लोरीन क्या है बेटा, मोनोवेलेंट है, क्योंकि इनके ऊपर F के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे आ गया +2, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो +0 -0, 8 + 2 हो गया बेटा 10, 10/2 दैट मीन्स इक्वल टू 5। और 5 स्टेरिक नंबर के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन ली जाती है, 5 स्टेरिक नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन ली जाती है दैट इज sp3d। तो इसकी sp3 तो नहीं हो सकती, तो 5 जो है उसका असर्शन तो करेक्ट है, इसका शेप लीनियर आएगा, लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर वो नहीं जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा O बट R false, तो करेक्ट आंसर विल बी C। Yes, correct answer will be C. Actually is linear due to sp3d hybridization, and यहाँ पे linear arrangement होता है, लेकिन R जो है वो false है, इसने hybridization गलत बताई है। चलिए यहाँ पे लिखा है 6th क्वेश्चन है कि which species has a highest lattice enthalpy, इसमें से किसकी highest lattice enthalpy है। पहले अगर हम देखें कि ये कौन सी मेटल्स प्रेजेंट है, तो ये कौन सी मेटल प्रेजेंट है, ग्रुप सेकंड की मेटल एटम प्रेजेंट है। ग्रुप सेकंड क्या होता है बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंटियम और बेरियम, ये कुछ हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। अब लेटिस एंथैल्पी क्या होती है बेटा, लेटिस एंथैल्पी होती है कि किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है, उसको हम लेटिस एंथैल्पी बोलते हैं। किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करना है तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी। अब देखिए कि जितना साइज स्मॉलर होगा, जितना छोटा साइज होगा, उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, और जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा इसका मतलब उसको ब्रेक करना भी क्या होगा, उतना ही डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं सब में से साइज किसका स्मॉलर है। अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा, साइज इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप होता है जो साइज इंक्रीज करता है, और अगर साइज इंक्रीज करता है मतलब बेरिलियम का क्या होगा, सबसे छोटा साइज होगा, और अगर स्मॉलर साइज होगा तो दैट मींस वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो दैट मींस उसको ब्रेक करना भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। दूसरा इसका रीजन क्या है बेटा, इसका स्मॉलर साइज होने की वजह से, स्मॉलर साइज होने की वजह से इसके ऊपर क्या होता है बेटा, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अगर आप बहुत छोटे से एरिया में अगर आप हैं तो उसमें क्या होता है कि आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब बहुत कंजस्टेड एरिया होता है। सेम ऐसे यहाँ पे है, बेरिलियम का छोटा साइज होने की वजह से उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके आसपास ही क्या रहते हैं, सराउंडेड रहते हैं, मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यानी कि अगर इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसकी ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन भी ज्यादा होगी, इसलिए इसकी लेटिस एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाइड्राइड इज मोस्ट स्टेबल थर्मली, इसमें से कौन सा हाइड्राइड जो है वो मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम मेटल्स को एक बार एनालाइज करें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये कौन से हैं बेटा, 14th ग्रुप के एलिमेंट हैं। 14th ग्रुप मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये हमारे पास एलिमेंट है। तो किसके साथ जो हाइड्राइड है वो सबसे स्ट्रॉन्गर बनेगा, फिर से वही बात है बेटा, हाइड्राइड स्ट्रॉन्गर किसके साथ बनेगा, जिसके बीच में मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी। और मैक्सिमम ओवरलैपिंग कैसे होगी, जब हमारे पास क्या होगा, साइज स्मॉलर होगा तो उनके बीच में मैक्सिमम ओवरलैपिंग टेक प्लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम डाउन द ग्रुप फिर से जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, और अगर हमारे पास साइज इंक्रीज करता है तो मतलब अगर हम सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड को देखते हैं तो सिलिकॉन का साइज सबसे छोटा है, और सिलिकॉन का साइज अगर सबसे छोटा है तो मतलब वो हाइड्राइड भी क्या है, उतना ही ज्यादा स्टेबल बनाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ए। जो हमारे पास स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि H बॉन्ड जो होता है वो डिक्रीज करता है, तो ऐसा ही H4 क्या होगा, मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, ये ऑर्डर्स बहुत आते हैं पेपर में, बहुत ज्यादा ऑर्डर को बार बार पूछा जाता है। जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के ऑर्डर हैं वो बहुत रैपिडली रिपीट होते हैं, तो मैं आई विल सजेस्ट यू कि आप पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को एक बार अगेन रिवाइज करें, अच्छे से रिवाइज करें, बिकॉज दीज टू चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, F2 जो है वो वीकेस्ट हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन द सॉल्यूशन, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F नेगेटिव इज वेरी हाई। सबसे पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि जो F है वो वीकेस्ट हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो इट इज नॉट द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहला तो क्वेश्चन आता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऐसे एजेंट जो ऑक्सीडेशन कर सके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ बेटा? ऐसे एजेंट जो क्या कर सके? ऑक्सीडेशन कर सके। उसके सामने अगर कोई भी एलिमेंट दिखेगा वो उसकी तरह एक एजेंट की तरह काम करेंगे और उसकी क्या कर देंगे? ऑक्सीडेशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि जो F है उसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है बेटा, इट्स हैड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और आपको एक बात याद रखनी है कि जितना किसी मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये कंसेप्ट मैं आगे भी यूज करूंगी, इसको ध्यान से समझना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पावर के, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर के। ये आप डायरेक्ट कंसेप्ट याद रखो, पेपर में हम जितना मर्जी कोशिश करें कि हम इनको कर लेंगे लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक जो डायरेक्ट रिलेशन है ना वो आपको माइंड में रखना है, किसी की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट मींस उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखो कि जो एफ है उसको क्या लिखा है? वीकेस्ट, मतलब असर्शन तो इनकरेक्ट है, ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद लिखा है बेटा हाइड्रेशन जो एंथैल्पी है वो एफ नेगेटिव की बहुत ज्यादा होती है। यस, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई, क्योंकि जो एफ है उसका साइज स्मॉलर है और एफ की एक और एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकता है? हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंस होके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। तो आर तो ट्रू है लेकिन असर्शन फॉल्स है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी। assertion is correct but reason is not a correct, sorry, reason is correct but assertion is not the correct statement। तो F2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, R ट्रू है बट अनरिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आपको एक एक्सर्शन दिया हुआ है, एक रीजन दिया हुआ है। इन्होंने पूछा है जो एलिंगम डायग्राम है वो प्रिडिक्ट करता है द फिजिबिलिटी of the reduction of metal oxide but it can't be used to compare the kinetics of reduction। पहला तो आता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से स्टेटमेंट क्या लिखी है। इन्होंने ये लिखा है बेटा, आपको पता है कि बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, मेटल ऑक्साइड जैसे कि हमारे पास एमओ फॉर्म के हो गए, और इन्हें क्या करना पड़ता है बेटा? रिड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का क्या काम है कि हमने किसी भी ओर में से मेटल को निकालना है। अगर किसी मेटल के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? मेटल के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि आपको ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करना है, और ऑक्सीजन को निकालने का काम किसका होता है? रिडक्शन। यानी कि अगर कोई हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो वो क्या कर देगा? इसकी रिडक्शन कर देगा, इसमें से ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेगा, राइट। तो यानी कि जो एलिंगम डायग्राम होता है वो फिजिबिलिटी बताता है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। फिजिबिलिटी का मतलब कि क्या कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, क्या ये मेटल ऑक्साइड इस वाले से रिड्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता, फिजिबिलिटी का ये मतलब है। दूसरा है इट कैन बी यूज्ड टू कंपेयर द काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब क्या है बेटा? किस रेट से वो चलेगी, उसकी स्पीड क्या होगी। तो आपको ये याद रखना है कि जो एलिंगम डायग्राम है वो फिजिबिलिटी तो बता देता है लेकिन कभी भी वो काइनेटिक्स नहीं बता पाता, वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकता है। तो इसकी रिडक्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा जो दिया है, आपको ये याद रखना है कि जो एलिंगम डायग्राम होता है बेटा उसमें ग्राफ बनाया जाता है किसके बीच में? डेल्टा जी दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है, और ये जो ग्राफ होता है ये हमें फिजिबिलिटी बता देता है किसी भी रिएक्शन के होने की या नहीं होने की। अगेन आई एम सेइंग फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई रिएक्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और एलिंगम डायग्राम जो होता है वो थर्मोडायनेमिक डाटा के ऊपर बेस है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर बेस नहीं एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर ये बेस नहीं है। अगर ये काइनेटिक्स पे बेस्ड होता तो एक्टिवेशन एनर्जी पे जरूर बेस्ड होता, लेकिन ये तो सिर्फ फिजिबिलिटी बता रहा है, तो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी पे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो yes, both the options are correct and what is the correct explanation of A? Answer will be A. A आंसर इसका करेक्ट होगा। yes, एलिंगम डायग्राम जो होता है वो गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ होता है। इसको यूज किया जाता है डिटरमाइन के लिए कि क्या मेटल ऑक्साइड रिड्यूस हो सकता है कार्बन से, सीओ से, हाइड्रोजन से, और किस टेम्परेचर पे हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको बताता है, काइनेटिक्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता है। आपको एक टर्म याद रखनी है, कई बार टर्म्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ से मैं आपको एक सजेशन और दूंगी, देखिए बेटा, जो यहाँ से हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो मेटलर्जी वाला आपको सेक्शन दिया हुआ है, उस सेक्शन में आपको जो ओर्स हैं उनको बहुत अच्छे से याद करना है। आयरन के और कौन कौन से हैं, जिंक के और कौन कौन से हैं, लेड के कौन से हैं, कैल्शियम के कौन से हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर इट बाय हार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास BI स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दी हैं। BiCl3 हाइड्रोलाइज मोर रेडली देन SbCl3 और Bi3 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Sb3 पॉजिटिव। पहले तो Bi और Sb को देखते हैं कि ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अगर आप ग्रुप देखें तो फिर से बेटा 14th ग्रुप के एलिमेंट है, नहीं 14th ग्रुप के नहीं है, दीज आर ऑफ 15, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक,
एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये हमारे पास 15th ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये 15 ग्रुप्स के एलिमेंट हो गए। अब उन्होंने पूछा है कि BiCl3 जो होता है वो हाइड्रोलाइज होता है मोर रेयरली, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 दी है Bi3 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Sb3 पॉजिटिव। Bi3 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल, यस। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं बेटा, +5। जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो ये 2 एंड 5 को शो करता है, तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती जाती है बेटा, स्टेबल होती जाती है। इसका मतलब हुआ कि जब आप नीचे आते जाओगे तो इनकी जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होती जाएगी। तो इसका मतलब जो Bi है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, जिसमें हम कहते हैं कि नीचे जाते हुए वो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि वो सबसे लोवेस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें रहना चाहते हैं। मतलब बिस्मथ अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहना चाहेगा। तो आई थिंक स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट हुआ, Bi3 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन Sp3 पॉजिटिव। और अगर ये मोर स्टेबल है तो ये हाइड्रोलाइज हो जाता है मोर रेडली देन Sp3। तो ये बहुत ही दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ? इनमें से किसकी मैक्सिमम मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ है? अब देखिए जो मेटल होते हैं और बेटा जो लिगेंड होते हैं वो किस तरह से कंबाइन होते हैं। तो लिगेंड के पास क्या होते हैं बेटा, लिगेंड जो होते हैं वो डोनेटर की तरह काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, डोनेट करते हैं किसको, लिगेंड को। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिगेंड जो होते हैं वो मेटल को डोनेट करते हैं। दूसरा मेटल की साइड से वो क्या होते हैं बेटा, पाई एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो मेटल की तरह वो क्या करते हैं, ये डोनेट कर रहे हैं, और मेटल की साइड से वो किसकी तरह काम करते हैं, पाई एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए CO भी बना सकता है, हाँ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग CO भी बना सकता है, इसके पास भी लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। Cn नेगेटिव के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, NH3 के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, मतलब ये मेटल लिगेंड बॉन्डिंग सब कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने पूछा कि मैक्सिमम किसके अंदर होगी। अब यहाँ पे देखिए NO के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स देगा थ्रू नाइट्रोजन, तो इसकी गेन करने की टेंडेंसी भी उतनी ज्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो मैक्सिमम जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होगी वो किसकी होगी, NO पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस की होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ए। तो NO जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बैक बॉन्डिंग शो करता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है CO के साथ, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर पाई एक्सेप्टर की तरह काम करता है। किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, वो एक्सेप्टर की तरह जरूर काम करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एजर्शन दिया है HF इज अ वीक एसिड इन वाटर, और रीजन है ड्यू टू एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग HF बॉन्ड। HF जो होता है वो वीक एसिड होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स एसिड कब होगा बेटा, जब वो H पॉजिटिव को रिलीज करेगा। ये HF जब H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, मतलब ये आयंस के अंदर जब डिसोसिएट होगा, तो हम कहेंगे कि ये एसिड है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब HF वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे क्या होती है बेटा, सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए ये वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। 3 हमारे पास नॉन मेटल ऐसी हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करती हैं, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कहीं पे भी आपको ये दिखे तो मतलब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अब HF को आपने वाटर के अंदर डिसोल्व किया, वहां पे उसने वाटर के साथ मिलकर क्या कर ली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, तो इसका मतलब वो आयंस में तो डिसोसिएट ही नहीं हो पाएगा, तो वो वीक एसिड होगा। तो असर्शन करेक्ट है। और यहाँ पे ड्यू टू एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग HF बॉन्ड, यस, रीजन इज आल्सो करेक्ट। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन विल बी ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपाउंड शो मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम द आइडियल ऑक्टाहेड्रल शेप। इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो आइडियल ऑक्टाहेड्रल शेप से डेविएशन शो करता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर, नॉर्मली हम रीड नहीं करते हैं, पर आपको याद रखना है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अगेन ये क्वेश्चन। यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आता है बेटा, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ये जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, सिंपल उसमें बताऊं, ये क्या बताता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई कितना डेविएशन शो कर सकता है, ठीक है। और ये तीन ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता है जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स अपनी डेविएशन को शो करेगा। कौन कौन सी है बेटा, एक तो D4 है, सेकंड है D7, और थर्ड आती है दैट इज D4 कौन सी होगी बेटा, हाई स्पिन, ठीक है, और D7 कौन सी होगी, दैट इज लो स्पिन। ये आपको याद रखना है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बताता है, नॉर्मली मैं बताऊं अगर आपको, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर T2G या फिर Eg के अंदर अनइवन इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनइवन प्रेजेंस है इलेक्ट्रॉन्स की, तो मतलब वहां पे डिस्टॉर्शन क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। अगर आप D4 को देखें,
अगर मैं यहाँ पे देखूं T2G, ये वाला कंसेप्ट है बेटा T2G, और यहाँ पे EG, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। कौन सा है? हाई स्पिन। हाई स्पिन हुआ तो मतलब 1 2 3 और 4। यहाँ पे देखेंगे आप EG के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और T2G के अंदर भी क्या है? 3, जो कि अनइवन है, तो इसलिए इसके अंदर क्या होती है? डिस्टॉर्शन होती है। सेम ऐसे बेटा D7 के अंदर होगी और D9 के अंदर होगी, तो आपको ये याद रखना है। और अगर आप यहाँ पे देखिए तो कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो हमें दिखा सकता है इनमें से कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? तो Cr की देखिए सबसे पहले, CrH2O6 3 पॉजिटिव, मतलब क्रोमियम 3 पॉजिटिव। क्रोमियम की क्या होती है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? आर्गन 3d4 सॉरी 3d5 4s1 ये होती है, और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपने निकाल दिया तो मतलब क्या बनेगी बेटा? आर्गन 3d3, तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि 3d3 हो गया, ठीक है, d3 वाला तो हमारे पास होगा ही नहीं। उसके बाद देखते हैं Cu वाला। Cu आपको पता ही है, Cu की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? दैट इज आर्गन 3d10 4s1, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपको एलिमिनेट करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को किया तो दैट इज आर्गन 3d9। और मैंने अभी आपको बताया जो D9 होता है वो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को शो करता है, और उसके अंदर डिस्टॉर्शन ज्यादा होती है, तो आई थिंक ये तो हो सकता है आंसर। बाकी Fe का चेक कर लेते हैं एक बार, Fe का क्या होगा। ठीक है, तो Fe का क्या होगा बेटा? Fe की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट इज आर्गन 3d6 4s2, और यहाँ पे Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज आर्गन 3d6। d6 वाला नहीं होता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में नहीं होता, तो ये भी नहीं हो सकता। वेनेडियम को चेक करेंगे बेटा, वेनेडियम की क्या होती है? दैट इज आर्गन 3d2 4s2, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो दैट मीन्स 3d1, ये भी नहीं हो सकता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। तो सीधी सी बात आपको ये याद रखनी है कि ऑक्टाहेड्रल शेप से जो डिस्टॉर्शन शो करता है वो कंसेप्ट कौन सा है? जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, और ये वो बताता है कि 3 ऐसी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो कि डिस्टॉर्शन शो करती हैं, D4 D7 एंड D9। D4 हाई स्पिन, D7 लो स्पिन एंड D9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच केमिकल रिएक्शन हैज मैक्सिमम एंट्रोपी डिक्रीज? कौन सी ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसका मैक्सिमम एंट्रोपी डिक्रीज होगा? एंट्रोपी का मतलब क्या होता है बेटा? डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कितनी रैंडमनेस है। अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं और अगर नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं, मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं। और अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। सीधी सी बात ये है कि जो एंट्रोपी है वो डायरेक्टली किससे लिंक्ड है? नंबर ऑफ मोल्स से। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स उतनी ज्यादा एंट्रोपी। अगर आप फर्स्ट रिएक्शन देखें तो यहाँ पे 1 + 3 कितने नंबर ऑफ मोल है बेटा? 4, और किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? 2 में। ओके, सेकेंड वाले में देखें आप, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यहाँ पे 1 + 1 2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 1 + 1 2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे SO3 SO2 + हाफ O2 यहाँ पे 1 है, तो ये 1 + हाफ में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे तो ऑक्सीजन वैसे भी इन द फॉर्म ऑफ गैसियस फॉर्म प्रेजेंट है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम जो एंट्रोपी चेंज आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज तो 4 से 2 ए में ही आ रहा है, डिक्रीज होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए। फिर सिंपल क्वेश्चन, 4 मोल गैस जो है वो 2 मोल गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो बिगेस्ट ड्रॉप आ रहा है एंट्रोपी के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। H2S assertion रीजन क्वेश्चन है। H2S जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है देन H2O। ठीक है, H2S एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है देन H2O। S इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन O। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम देखें, मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा, वो किससे डायरेक्टली लिंक होती है? वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली किससे लिंक होती है? दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट से। ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्ट किससे होती है? अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, यहाँ पे लिखा है, मैं कंसेप्ट आपको दिखा देती हूँ। अगर हमारे पास क्या होगी बेटा? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, मतलब वहां पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की डोनेशन बड़ी आसान हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की डोनेशन बहुत आसान हो जाएगी तो उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, वो रिड्यूस कर सकेगा सामने वाले को इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। और अगर सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो अगर हम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें तो सल्फर जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है देन H2O।
हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट जो होंगी वो करेक्ट होंगी, दैट इज असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। H2S स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा डोनेट कर सकता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, रेसिप्रोकल। और ऐसे जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से डायरेक्टली लिंक्ड है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट से वो इनवर्सली लिंक है। तो जिसकी कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी मतलब उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ इस कंसेप्ट को। क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे लिंक होती है, डायरेक्टली लिंक होती है ऑक्सीडाइजिंग पावर से, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर से ही डायरेक्टली लिंक होती है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन फिर इसका रेसिप्रोकल भी करेक्ट होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिड्यूसिंग पावर की। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब H2S स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा देन वाटर, क्योंकि सल्फर क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन। तो इसकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कोवेलेंट करेक्टर। अब कोवेलेंट करेक्टर को बताने के लिए कौन सा रूल है, फजान रूल, है ना। फजान रूल क्या कहता है बेटा, फजान रूल ये कहता है कि कोई भी अगर आयनिक बॉन्ड है उसके अंदर भी कुछ प्रपोर्शन में क्या प्रेजेंट होता है, कोवेलेंट करेक्टर प्रेजेंट होता है। अगर कोई आयनिक बॉन्ड है तो इसमें 80% आयनिक करेक्टर हो सकता है, तो मे भी उसमें 20% क्या हो, कोवेलेंट करेक्टर हो। और ऐसा ही सेम कोवेलेंट के साथ है कि अगर कोई बॉन्ड कोवेलेंट 80% है तो उसके अंदर 20% क्या हो सकता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो ये कोवेलेंट करेक्टर और आयनिक करेक्टर के बारे में एक्सप्लेन करता है। और ये बोलता है कि जिसका साइज स्मॉलर होता है, ठीक है, जितना साइज स्मॉलर होता है मतलब उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होती है। आप मुझे बताएंगे पोलराइजिंग पावर क्या होती है, कमेंट सेक्शन में टेल मी इन द व्हाट इज द पोलराइजिंग पावर। कैटायंस और एनायंस की क्या पोलराइजिंग पावर होती है, कौन ज्यादा पोलराइज्ड हो जाते हैं, कैटायंस या एनायंस, ठीक है। तो आप ये बताएंगे। तो इन्होंने कहा है कि जिनकी जो साइज है, जिन भी कैटायंस का साइज स्मॉलर होता है, इसका मतलब उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। और दूसरा ये कहता है कि बेटा जिनके ऊपर चार्ज ज्यादा होता है उनकी पोलराइजिंग पावर भी क्या होती है, ज्यादा होती है। दो रूल देता है ये, पहला जिसके ऊपर जिसका साइज स्मॉलर होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और दूसरा ये कहता है कि जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा मतलब उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। अब यहाँ पे देखें, LiCl Li के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव, NaCl Na के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव, KCl K के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव, Rb के पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देखिए चार्ज तो बेटा, चार्ज तो क्या है, सेम है, ठीक है, चार्ज तो सेम है, लेकिन यहाँ पे साइज का वेरिएशन है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो है ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, और फर्स्ट ग्रुप में डाउन द ग्रुप साइज क्या करता है, इंक्रीज। इसका मतलब जो लिथियम है उसका साइज क्या है, सबसे स्मॉलर है। और अभी मैंने आपको बताया जिसका साइज स्मॉलर होगा मतलब उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, इसका मतलब उसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट विल बी, ठीक है। फिर से आपको एक माइंड मैप तैयार कर दिया है, क्या है बेटा, जिस आपको फजान रूल दो चीजों से याद रखना है, जिसका साइज स्मॉलर मतलब उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, और जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा मतलब उसके अंदर कोवेलेंट करेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो LiCl इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द एक्टिनाइट सीरीज द एलिमेंट दैट शो, इन द एक्टिनाइट सीरीज कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करता है, यूरेनियम, नेप्टूनियम, मोलिब्डेनम और एम। तो आपको ये बताना है एक्टिनाइट सीरीज के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आई थिंक सो ये तो आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जो नेप्टूनियम है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। अब आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा कि नेप्टूनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी बी, नेप्टूनियम। बाकी जो हमारे पास एक्टिनाइट्स होते हैं बेटा, वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट को मोस्ट कॉमनली शो करते हैं, दैट इज +3। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं। और यहाँ से आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है, लेंथेनाइट सीरीज के अंदर आपको पता है कि जो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं वो मुझे आप बताएंगे। चलिए आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज में से कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं, लेकिन लेंथेनाइट सीरीज के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो रेडियो एक्टिव है। आप मुझे बताएंगे वो कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। चलिए तो नेप्टूनियम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, O2 क्या एजर्शन रीजन क्वेश्चन है बेटा। O2 इज पैरामैग्नेटिक और रीजन दिया है इसके अंदर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द पाई स्टार ऑर्बिटल। O2 इज पैरामैग्नेटिक। अब ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। और अगर आप अपने सिलेबस को एक बार देखेंगे इनऑर्गेनिक के सेक्शन में, तो उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अलग से हाईलाइट किया गया।
अब आपको एक चीज याद रखनी है, इसकी एक सीरीज है जो आपको पता होगा, हम क्या करते हैं, दैट इज सिग्मा 1s, इसकी लोअर एनर्जी होती है दैट इज सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन उसके बाद क्या आता है बेटा, दैट इज सिग्मा 2pz, ठीक है, फिर आएगा दैट इज पाई 2px, दैट इज इक्वल टू 2py, ये ऑक्सीजन के लिए लिख रही हूँ स्पेसिफिकली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है बेटा, पाई स्टार 2px, that is equal to 2py, and then that is sigma star 2pz। ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर बेसिस सीरीज होती है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। एस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी के अंदर कितने होते हैं बेटा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम ऑक्सीजन के पास देखें, O2 के पास देखें, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो अगर आप 8 + 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 16। अगर आप फिल करेंगे तो सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन 2pz, दैट मींस 6, उसके बाद पाई 2px, 2py, तो 2 + 2 4 + 2 8, सॉरी 2 + 2 4 + 2 6 + 8, 8 + 6 14, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दैट इज 1 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं यहाँ पे 2 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे हमारे पास 1 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो एंटी बॉन्डिंग के अंदर हमारे पास 1 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं पाई स्टार, क्योंकि इसमें 1 1 इलेक्ट्रॉन ही फिल हो पाता है बेटा, एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो पाई स्टार 2px और 2py में 1 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट विल बी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, लिखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है कि जो पाई स्टार ऑर्बिटल होते हैं उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन है, यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, अदरवाइज आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। और आई हैव आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस इन द लास्ट सेशंस, सो आई विल ट्राई कि मैं जब नेक्स्ट सेशन आप लोगों का लूँ तो उसमें मैं उन क्वेश्चंस को भी एक बार रिवाइज करवा दूंगी, ताकि आप लोगों को अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सके। सो आई विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटा, ये बार बार रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि इनमें एक सीरीज है। आप लोगों को मैं अगर एक सजेशन दूं तो क्या होता है बेटा कि जैसे हमारे पास कोई सीरीज है, कोई हमारे पास ऑर्डर है, कोई मैक्सिमम है, कोई मिनिमम है, या फिर एसिडिटी का ऑर्डर है, बेसिसिटी का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनकी हाई इंपॉर्टेंस होती है। एवरी टाइम एग्जामिनर को ये पसंद होता है कि वो इनके ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन डाले, क्योंकि नॉर्मली कंफ्यूज रहते हैं। एटॉमिक साइज का क्या वेरिएशन होगा, या फिर इनकी स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा, इनके हाइड्राइड का क्या ऑर्डर होगा, इनके ऑक्साइड की स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा। और अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज किया हो तो इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो प्रीवियस को हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वो हमारे लिए एक रोल मॉडल की तरह काम करेंगे। आपको उसके ऊपर जरूर कंसंट्रेशन रखनी है, नए के चक्कर में पुराने को नहीं भूलना, ठीक है। तो आप लोगों के लिए सबसे बिगेस्ट सजेशन यही है आज के लिए। अगर मैं इनऑर्गेनिक, स्पेशली अगर इनऑर्गेनिक की बात करूं, इसमें बहुत सारे ऑर्डर हैं। आप एक पेज लीजिए, ठीक है, उसके ऊपर आप अपने सारे ऑर्डर्स लिख लीजिए, ताकि आप लास्ट टाइम पे इसको क्या कर सके, रिवाइज कर सके, क्योंकि ये बार बार हम भूल जाते हैं। और दूसरी बात है कि जब हम ऑर्गेनिक का सेक्शन लेंगे उसमें भी क्या होता है बेटा, एसिडिटी का ऑर्डर, बेसिसिटी का ऑर्डर और कुछ कॉमन नॉमेनक्लेचर होती हैं जो हमें याद रखनी होती हैं। तो इसका आप एक अलग से नोट तैयार कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए, आप एंड टाइम पे उसकी रिवीजन कर सकें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, एंड अगेन आई एम सेइंग इफ एनी स्टूडेंट वांट mock series from our website or from our Telegram channel, then they can join the Telegram channel. Link is given in this video also, and as well as that will be provided in the Telegram channel, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। Again, thank you so much. Okay, bye bye.